आजकल लोग जिम जाते हैं, एग्रेसिवली ट्रेन करते हैं और एट द एंड कहीं ना कहीं वो उनके स्पाइन पे इंजरीज दिखाता है। इंडियंस जो है वो अपने स्पाइन को बहुत बेइज्जत करते हैं और एक टाइम आता है कि वो बगावत करता है, बोलता है अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो व्हाट आर द केसेस जहाँ पर सर्जरी मैंडेटरी होती है एंड व्हाट आर द केसेस पर सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड? जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में है कि स्पाइन सर्जरी से लोगों के पैर की ताकत चली जाती है। फिजियोथेरेपी या जो डाइट या वेट लॉस, ओबेसिटी, उसका क्या रोल है? आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नी या स्पाइन, ये दोनों इश्यूज ओबेसिटी के केस में कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते। तो किस तरीके की एक्सरसाइजेस आर एक्चुअली बेनिफिशियल और किस तरीके की एक्सरसाइजेस आर समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा वाधवा, मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सपर्ट। आजकल की लाइफस्टाइल जहां एआई और कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे एडल्ट्स हो, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हो, सारे के सारे लोग डेस्क जॉब पे बहुत रहते हैं। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द डे बैठे बैठे जाता है और स्पाइन के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर अभिषेक, जो कि है स्पाइन एंड न्यूरोसर्जन। हेलो सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार है। मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरोसर्जन practicing in Raipur, and I perform many spine surgeries on day-to-day basis, and apart from that, a lot of patients जो आजकल के दिनों में जो बैक पेन के पेशेंट्स जो हमारे पास यूजुअली आ रहे हैं और जो नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। पहले क्या था, आज से 20 साल पहले बैक प्रॉब्लम वाज अ प्रॉब्लम ऑफ अबव 50 ईयर्स ओल्ड, बट अभी हमें देखने को मिलता है कि इवन पीपल इन 20s एंड 30s जो कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जिनका एक लॉन्ग डेस्क जॉब है, अब वो जो एज है वो शिफ्ट हो गया है एंड इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। बहुत से कारण है इसके। सर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? 20s की एज में, 30s की एज में आपके पास पेशेंट्स आते होंगे स्पेसिफिकली अपने नेक और अपर बैक के पेन के इश्यूज़ में, तो क्या आपका मोस्टली डायग्नोसिस होता है? क्या फाइंडिंग्स रहती है ऐसे केसेस में? जो मेन रीज़न जो अभी के समय में जो मेन समस्या जो आ रही है, उसके जो कारण मैं आपको बताऊं तो पहला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल का जनरेशन में क्या हो रहा है कि 8 से 10 घंटे पहले लोग डेस्कटॉप पे काम करते हैं अपने ऑफिस में, उसके बाद वो घर जाते हैं और 4 से 5 घंटा वो टीवी या मोबाइल लैपटॉप पे स्पेंड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेसेसिटी ऑल्सो, एंड जो आजकल का हो रहा है। तो पहला तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेकंड, पुअर फिजिकल कंडीशनिंग। जो बॉडी की जो कंडीशनिंग, मसल्स की स्पेशली और बैक मसल्स, उसकी कंडीशनिंग नहीं हो पा रही है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तीसरा कारण आप देखो तो ओबेसिटी। आजकल के जनरेशन में नाउ इट इज़ अ विशियस साइकिल, लो एक्टिविटी, पुअर कंडीशनिंग ऑफ द मसल्स लीडिंग टू ओबेसिटी। और चौथा, जैसे कि मोर एंड मोर यूज़ ऑफ मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। आप देखोगे जो भी मोबाइल यूज़ करता है वो अपना गर्दन झुका के रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस वजह से जो है बैक जो नेक मसल्स हैं उस पर काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। तो ये सब जो है ना, ये सब एक तरह का रीज़न है। जैसे कि मैं अगर आपके व्यूअर्स को बताऊं तो मोशन इज़ द लोशन। ओके, मोशन इज़ द लोशन ऑफ स्पाइन। ओके, बहुत अच्छी बात बताई सर, मोशन इज द लोशन ऑफ द स्पाइन। तो चूँकि लोग अब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अपने बैक मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो पूरा का पूरा जो स्ट्रेन है बैक मसल्स पे, उसकी वजह से अब ये जो है एज में आपको शिफ्ट मिल रहा है कि अब जो है 20-30 साल का युवक भी जो है, नौजवान भी जो है, उसको बैक प्रॉब्लम्स आ रही है। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं।
मैं आपको बताऊँ तो मेरी आज की ओपीडी में 80 to 90% जो पेशेंट्स मैं देखता हूँ वो बैक प्रॉब्लम्स के ही होते हैं। सो दैट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम that the people are facing and losing lot of working hours. You can understand ये एक बहुत एक तरह का morbidity है, जैसे कि हेडेक एक morbidity होती है, माइग्रेन एक morbidity होती है, वैसे बैक पेन एक morbidity होती है जिससे कि आपकी वर्किंग आवर्स कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है. बिल्कुल. So there is something called as metabolic health. There is something called as spine health. Now the main confusion that public is having is कि spine is a mechanical problem. What people think, जो लोगों को दिमाग में चलता है कि spine जो है ना एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है. मैकेनिकल मतलब मैं मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम है कि भाई मतलब झुक के कुछ कर लिया तो खिंच गई, नस खिंच गई, या मतलब एक्सीडेंट हो गया या मसल्स कमज़ोर हो गए. तो स्पाइन हेल्थ इज़ लाइक मेटाबॉलिक हेल्थ. मतलब ये है कि अगर कोई ओबीज है, अगर किसी के अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, आप समझ रहे हो, तो उसकी जो स्पाइन है वो ऑब्वियसली बाकी पब्लिक से कमज़ोर होगी. ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. आप समझ रहे हो? बिल्कुल. हाँ. और दूसरा चीज़ ये है कि स्पाइन की जो जो केयर है वो दर्द चालू होने के बाद नहीं की जाती है. स्पाइन की जो केयर है वो स्टार्टिंग से की जाती है, दर्द चालू होने के पहले से की जाती है. अगर दर्द आने की नौबत आ रही है, दैट मीन्स दैट मल्टीपल चेक पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड. जैसे कि लैक ऑफ मसल्स, लैक ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, जो स्पाइन की जो जॉइंट्स हैं उस पर काफ़ी प्रेशर हो रहा है, स्पाइन की लिगामेंट्स पे काफ़ी प्रेशराइज हो रहा है. सो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि स्पाइन में जनरली लोग, जो पब्लिक है वो क्या सोचती है कि ये वर्टिब्रेज हैं और उनके बीच में कुशन्स हैं जिसको हम डिस्क बोलते हैं. उनको लगता है कि ये वर्टिब्रा है, ये कुशन है और यहाँ से हमारी नसें होती है जो निकलती हैं, उस पर अगर दबाव हो गया तो हमें दर्द होता है. ये इंडिया में बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है. स्पाइन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कि डिस्क, जो कुशन्स आप लोग जानते हो, वो एक पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ 3 डायमेंशनल फैसेट जॉइंट्स, लिगामेंट्स, फ्लेवम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ओवर ग्रोथ से, जिसके बढ़ जाने से साइज़ में पिंचिंग चालू हो जाती है. एज इन कॉमन टर्म्स में कहते हैं ना कि सियाटिका हो गया, दबाव हो गया, या गर्दन में कोई ना पिंच हो रही है तो दर्द फील हो रही है. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ नस दबने से कमर में दर्द नहीं होता है. वो दर्द बहुत कारणों से हो सकता है. सो यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि अगर पीठ में दर्द है तो ये मस्कुलर पेन है या फिर यहाँ पर न्यूरोलॉजी इन्वॉल्व है, ये नसें इन्वॉल्व हो चुकी है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उनके बीच में? बहुत अच्छा सवाल है आपका. उस वहाँ जाने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूँ. एक मैं आपको और कंसेप्ट समझा देता हूँ यहीं पे. बैक पेन इज़ द प्राइस यू पे फॉर योर इरेक्ट पोस्चर. अब मैं आपको समझाता हूँ. ह्यूमंस पहले हम लोग क्वाड्रुपल थे, हमारे चारों पे चलते थे. देन वी इवॉल्व्ड एंड बिकेम बाइपेडल. तो जो ग्रेविटी है ना, उसका नेचुरल टेंडेंसी है हमारी बॉडी को आगे खींचने की. बिल्कुल. और उसको खींचने से रोकता कौन है? वो स्पाइन रोकता है. स्पाइन और जो बैक की मसल्स होती हैं वो ही उसको पकड़ के रखता है. नहीं तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी आगे गिरने की होती है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड, जब आप यंग होते हो ना तो आपकी जो ये मसल्स होती है ना स्ट्रांग होती है, यंग एज में स्ट्रांग होती है. तो इवन इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर और लाइफस्टाइल, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कंडीशनिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी किसी तरीके से आपका जो ये मसल्स है किसी तरीके से पकड़ के रखता है स्पाइन को. जैसे जैसे आपकी एज आती है और चूँकि आपने मसल्स को ट्रेन नहीं किया हुआ है तो दैट मसल स्टार्ट बोलते हैं कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है. तो क्या होता है, वो जो लोड है ना फैसेट जॉइंट बियर करता है.
जो जॉइंट्स होती है स्पाइन की, जैसे घुटने में जॉइंट होता है नी जॉइंट, वैसे स्पाइन में फैसेट जॉइंट्स होते हैं। फिर वो उस जॉइंट पे प्रेशर आता है तो बॉडी का ये रिस्पॉन्स हमेशा याद रखिएगा, बॉडी हमेशा किसी भी स्ट्रेस को ओवर ग्रोथ से कंपनसेट करता है। फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हो, आप बाइसेप्स कर्ल करते हो, बॉडी को स्ट्रेस मिला तो ओवर ग्रोथ किया, उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी को लगता है कि अच्छा अब आगे से मुझे 20 किलो उठाना ही है, तो 20 किलो का मसल बना देता है। उसी तरीके से फेसेट जॉइंट में जो कैप्सूल होती हैं और वहाँ पे जो लिगामेंट्स होती हैं उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है मसल के फंक्शन को। अब क्या होता है, इसका जो कंपनसेशन जो किया, बट उससे प्रॉब्लम क्या हुई, उसी फेसेट जॉइंट्स के नीचे से नर्व पास होती है, और चूंकि उस फेसेट जॉइंट ओवर ग्रोथ हो जाती है, या लिगामेंटम फ्लेवम जो होती है लिगामेंट ओवर ग्रोथ हो गई, तो वही जो है फिर आपको लो बैक एक कॉज करता है, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ क्या है कि जो आपने पूछा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि एक जनरल पर्सन के लिए जिनको बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जानकारी नहीं है, अगर किसी को कमर में या गर्दन में दर्द होती है, तो पहले तो जब हमारे पास वो आते हैं दिखाने के लिए, तो हम उनको पहले जो है पहले उनका हम जो उनकी डिटेल्स है, हिस्ट्री है, जो उसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में हिस्ट्री बोलते हैं, वो लेते हैं। फिर उनका एक न्यूरोलॉजी का एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हम उसको देखते हैं कि क्या जो ये दर्द हो रही है उसकी ओरिजिन की प्रोबेबली साइट क्या है। बहुत सारे केसेस में इट कुड बी अ मस्कुलर पेन, कि भाई मसल्स के खिंच जाने से या मसल्स के पिंच हो जाने से मस्कुलर ओरिजिन का पेन होता है। हमारा मेन फोकस ये रहता है कि कोई भी ऐसा दर्द जो कि कोई किसी तरह का डेफिसिट, जैसे कि वीकनेस हो गया, सुन्नपन हो गई, या अगर लोअर लिम्ब में हम देखें तो पेशाब पैखाना के का प्रॉब्लम चालू हो जाए, पेशाब छूट रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसको हम कॉर्डाइक वेनस भी बोलते हैं। और उसके अलावा जो पेरी एनल रीजन है, जो हमारा एनल रीजन है या पेरी एनल रीजन है, वहाँ पे अगर सुन्नपन, झंझनाहट हो रही है, जिसको स्टाइल एनेस्थीसिया बोलते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें जो होती है ये वरीसम होती है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि जस्ट पेन इज रीअश्योरेंस, ठीक है। पेन विथ रेडिकुलोपैथी, रेडिकुलोपैथी मतलब होता है कि किसी एक मतलब जो गर्दन का दर्द है वो आपके हाथों में आ रहा है करंट की तरह, या झंझनाहट हो रही है, मतलब रेडिएट होता है एक जगह रेडिएट, ओरिजिन होकर के दूसरी रेडिएट तरफ होती जा है, रहा है। रेडिएट हाँ, होती है। या पैर का दर्द करंट की तरफ, कमर का दर्द पैर में जा रहा है, रेडिकुलोपैथी बोलते हैं इसको। जी, झंझनाहट हो गई थोड़ा, तो पेन प्लस रेडिकुलोपैथी इज इक्वल टू इवैल्यूएशन, कि भाई चेक करो कि क्यों हो रहा है, जिसमें कि आपका इन्वेस्टिगेशंस, रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे और एमआरआई कराते हैं। नाउ पेन प्लस रेडिकुलोपैथी प्लस डेफिसिट, कि भाई इनका जो है चलने में चप्पल फिसल रहा है, या ताकत कम लग रही है, ग्रिप में वीकनेस आ गई, तो इट इज़ इक्वल टू कि भाई इसमें अर्जेंसी लाओ, या मामला कुछ गड़बड़ है, इसमें अर्जेंसी लेके आओ, क्योंकि अब डेफिसिट हो गया। बिल्कुल। और पेन प्लस रेडिकुलोपैथी या प्लस पेन, मोटर डेफिसिट, और अगर सपोज कीजिए किसी को बाउल ब्लैडर मतलब पेशाब पैखाने की में कोई दिक्कत चालू हो गई, तो वी ट्रीट इज एन एमरजेंसी। सिमिलरली, ये तो मैंने आपको बताया लो बैक एक के बारे में, तो आप इस चीज़ को समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो 80 to 90% पेशेंट होते हैं स्पाइन के, वो जो आते हैं हमारे पास, उनको हम रीअश्योर करते हैं कि आप, और रीअश्योर भी करते हैं, और हमारा ऐसा प्रैक्टिस में भी है कि 90% पेशेंट बिना किसी सर्जरी के वो ठीक हो जाते हैं विथ मेडिकेशन, फिजिकल कंडीशनिंग, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज एंड अवॉइडिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेसर्स ऑन द बैक मसल्स, तो वो ठीक हो जाते हैं। जो ये 10% होते हैं, उनमें फिर हम उनमें देखते हैं कि उसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या फाइंडिंग्स मिल रही है। उसके बाद फिर हम जो है उसको एमआरआई को एमआरआई को कराते हैं। एक चीज़ और समझिए, दर्शक लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम कभी एमआरआई को ट्रीट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है, एक पर्सन जिसको बहुत बड़ा डिस्क है स्कैन पे, लेकिन अगर हमारे एग्जामिनेशन में और सिम्टम्स में अगर इसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको ऑपरेट नहीं करेंगे।
तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर एमआरआई में डिस्क दिख रहा है तो उसके लिए मतलब सर्जरी इज़ लाइक इज़ द ओनली ऑप्शन। नो, आई विल टेल यू दैट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सब मिथ है। पब्लिक में मैं खुद देखता हूँ बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं ओपीडी में, वो हमसे आके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा एमआरआई करा दो। हम उनको सीधा मना कर देते हैं। हम उनको पहले उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनको एग्ज़ामिन करते हैं, फिर उनको हम एक कंज़र्वेटिव ट्रायल देते हैं। अगर उसको कोई डेफ़िसिट नहीं है, उसको कोई पेन जो है उसका कंट्रोल्ड है विथ मेडिकेशंस, या उतना सीवियर नहीं है। देखिए, सीवियरिटी ऑफ पेन इज़ ऑल्सो अ इंडिकेशन कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसा ये दूसरा पॉइंट है कि किस केस में फिर आप एस्केलेट करते हो ट्रीटमेंट को। तो अगर कोई पेन हो रहा है किसी को और हमने कंजर्वेटिव ट्रायल दिया उसको और उसको पेन जा नहीं रहा है, सीवियर पेन है, और अगर फिर हम उसको देखते हैं कि भाई इसको दवाई से असर नहीं हो रही, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो फिर उसको भी हम एक क्राइटेरिया होती है कि उसको फिर हम एस्केलेट करते हैं कि भाई इसको एमआरआई करा के देखते हैं क्या है, और फिर उसको असेस भी करते हैं, हर तरीके से देखते हैं, और फिर उसको आगे फिर हम एडवाइस भी अकॉर्डिंगली करते हैं। डॉक्टर नेहा, मेरा ये सवाल जो कि बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में भी आता है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो फिजियोथेरेपी या जो डाइट या वेट लॉस, ओबेसिटी, उसका क्या रोल है। जैसे न्यूरोसर्जन्स या सर्जन, स्पाइन सर्जन तो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भैया आप वेट रिड्यूस करो, या आप विटामिन की गोली खाओ, आपको विटामिन की कमी है, कैल्शियम की गोली खाओ, आप जो है वेट रिड्यूस कर लो अपना। तो आपके हिसाब से क्या रोल है और वो कैसे अचीव किया सकता है? तो सबसे पहली चीज़, जब भी वेट बढ़ता है, स्पेसिफिकली जो हम बोलते हैं विसरल फैट, जो आपकी बेली के आसपास वेट बढ़ता है, तो बेली पे वेट बढ़ने की वजह से इनडायरेक्टली वो स्पाइन पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस डालता है। तो ये बहुत मेजर फैक्टर है ओबेसिटी में, पीछे स्पाइन की तरफ स्ट्रेस जाना। दूसरी चीज़, जैसे शियाटिक पेन है, वो भी इन द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी अगर फैट ज़्यादा होता है तो वो भी एक रीज़न होता है एट टाइम्स कि शियाटिक पेन उसकी वजह से हो रहा है। एंड देन कम्स द कोर स्ट्रेंथ। आपकी बेली में जितना फैट रहेगा, आपकी कोर स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। और जैसा आपने बोला कि मसल्स और स्पाइंस को हमको इरेक्ट रखना है, तो वो इरेक्ट रखने के लिए अगर कोर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो पूरा का पूरा जो भी भार है वो सारा का सारा स्पाइन पे आ रहा है, अकेले उसे बेयर करना पड़ रहा है। तो पहली चीज़ है कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और दूसरी चीज़ है मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी फैट एक ऑप्टिमम रेंज में रहे, सो दैट आपको, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रेविटी पुल करती है, तो ग्रेविटी अगर आपको पुल करेगी और आपका बेली फैट ऑलरेडी है, तो एनी विच वे स्ट्रेन 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वेट लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नी या स्पाइन, ये दोनों इश्यूज ओबेसिटी के केस में कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं। तो जब वेट लॉस की बारी आती है, ऑलरेडी अगर उनका स्पाइन इशू है और हम उनको वेट लॉस बोल रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो फिज़िकल एक्टिविटी उनके वेट लॉस जर्नी में उनके जॉइंट्स पर, चाहे वो स्पाइन के जॉइंट्स हो, चाहे नी जॉइंट्स हो, चाहे एंकल जॉइंट्स हो, उन पर स्ट्रेन ना डालें। तो उस तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ प्लस डाइट में मैनी टाइम्स हमको देखने मिलता है विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, मैनी टाइम्स देखने मिलता है कैल्शियम डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है। ये सारी की सारी चीज़ें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ इंडिकेट करती हैं। एनी विच वेज, हर बार मैं बोलती हूँ, अब भी मैं यही बोलूँगी कि वेट गेन जो भी है, जो भी आपकी फूड की क्रेविंग या एक्स्ट्रा फूड आप लेते हैं, वो इसलिए नहीं है कि बस आपको खाने का मन कर रहा है, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। वो मेनली इसलिए होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है और आपका ब्रेन आपको सिग्नल कर रहा है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए यू स्टार्ट ओवर ईटिंग, और दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट। वेट गेन इज़ द बाय प्रोडक्ट। अगेन, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने से वेट लॉस इज़ द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक करेक्शन। तो कभी भी टारगेट डायरेक्ट वेट लॉस नहीं होता, पहला टारगेट हमारा होता है मेटाबॉलिक करेक्शन। तो चाहे वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, चाहे वहाँ पर मॉर्बिड ओबेसिटी हो, चाहे वहाँ पर कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, सबसे पहले ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को ठीक करना। और ये सारी चीज़ें जब ठीक होने लगती हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली
एक्स्ट्रा क्रेविंग्स की डिमांड कम करने लगती है. सो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली वर्क. जब भी स्पाइन के केसेस आते हैं तो हम डेफिनेटली उनको बोलते हैं कि एक आपको ब्रेस तो बांध कर रखना ही है, क्योंकि योर स्पाइन नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट. आपकी बेली, आपका कोर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसको उतना सपोर्ट दे सकें. तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज डू. सेकेंडली, जब भी आप बैठेंगे तो आपका पोस्चर सही रहना चाहिए. आपके मील्स डिवाइडेड रहने चाहिए. एक बार में आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका स्टमक डिस्टेंशन और होगा, आपको आपके स्पाइन पे स्ट्रेन आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम ध्यान में रखते हुए उनको वेट लॉस की तरफ ले करके जाते इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा. हैं. जी. जैसे कि आपने बताया कि हाउ डाइट एंड हाउ द वेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पाइन हेल्थ. सो आई विल टेल यू वन थिंग. आप एक चीज़ को समझिए जो हमने देखा है. मैं जब जापान में रहता था तो मैंने क्या देखा था वहाँ पे, या मैं जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, कि जो वहाँ के बच्चे होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग भी होते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम whether knowing or unknowingly training their core muscles, even the lower muscles, जैसे legs हो गया, buttocks हो गए, back muscles हो गए. अब उनके करिकुलम में ही है, स्कूल में ही है कि वो उनको सिटअप्स, स्क्वाट्स और वो जंपिंग, ये सब रोइंग, ये सब चीज़ सिखाई जाती हैं स्कूल में ही. तो उनका आप देखोगे भले ही अपर बॉडी उनको उतनी बल्कि आपको नहीं मिलेगी, बट एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देखना कि जो जापानीज़ कंट्रीज़ हैं या कोरियन कंट्रीज़ हैं, जो या चाइनीज़ पीपल हैं, उनके जो कोर मसल्स होते हैं और उनके जो बैक मसल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. सो दिस इज़ माई वन ऑब्जर्वेशन. सेकंड ऑब्जर्वेशन जो मेरा है, इंडिया में जो मैंने देखा है घरेलू, अपने घर में हर जगह आस पड़ोस या अपने पेशेंट्स को भी देखता हूँ, इंडियंस जो हैं वो अपने स्पाइन को बहुत बेइज्जत करते हैं. आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग दिस टर्म. वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? बहुत ज़्यादा झुकना. अब वो जाने अनजाने में, अब आपको पता है कि इंडिया में मतलब जो माएँ होती हैं वो छोटे बच्चे को उठाना है तो वो झुकना तो पड़ेगा ही. इवन जो बहुत से हाउस होल्ड वर्कर्स होती है, झुकना पड़ेगा. बट वो चीज़ स्पाइन नहीं समझता कि आप किस वजह से झुक रहे हो, मजबूरी में या बिना किसी मजबूरी के झुक रहे हो. सेकंड, इंडियन टॉयलेट्स, जो इंडियन टॉयलेट्स होती है उसमें जो उसका जो खामियाजा है वो घुटने को और स्पाइन को पड़ता है. उसमें ये ऐसा प्रूवन है कि वेस्टर्न टॉयलेट्स जो हैं दैट इज़ गुड फॉर योर नी जॉइंट एंड बैक. इंडिया में जैसे हमारा कल्चर है, पालथी मार के बैठते हैं ज़मीन पे, तो उसमें काफ़ी घुटने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. आपने जैसे सुना होगा किसी भी स्पेशलिस्ट को एडवाइस करते हुए कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कीजिए या ज़मीन में पालथी मार के मत बैठिए. तो ये सारा जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, इससे स्पाइन जो है काफ़ी इंसल्ट होता है. थर्ड चीज़, इंडिया में काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ दी गर्ल चाइल्ड्स, महिलाएं, वो तो कभी भी किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं बचपन से लेके आज तक. प्लस दे हैव रिकरेंट प्रेगनेंसीज, दे आर इन अ क्रॉनिक स्टेट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. सो दे हैव वेरी पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ फ्रॉम द चाइल्डहुड. और कभी उस चीज़ को हम एड्रेस भी नहीं करते, कभी ध्यान भी नहीं देते. तो विटामिन B12 और विटामिन D तो बहुत दूर की चीज़ हो जाती है. जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चे को ग्रो करने के टाइम, उस टाइम से ही उसको हमेशा एक क्रॉनिक डेफिशिएंसी स्टेट में रहता है बच्चा. होता क्या है, वो धीरे धीरे करके जो है जब बड़ा होता है, और विद कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट गुड मेंटेनिंग गुड पोस्चर, और बाकी जो क्रॉनिक स्ट्रेन ऑन द बैक बिकॉज ऑफ बेंडिंग रिपीटेटिवली या लिफ्टिंग हैवी वेट्स, तो हमारा जो है ये जो स्पाइन है वो इंसल्ट होता रहता है, बेइज्जत होता है. और एक टाइम आता है कि वो बगावत करता है, बोलता है अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ. तो फिर जब वो बताता है तो फिर पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है फिर. तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि स्पाइन में आपको दर्द चालू होने से पहले एक्शन लेना है, दर्द चालू होने के बाद नहीं. तो ये चीज़ अवेयरनेस जो है, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कंट्री में, कि पीपल शुड नो कि हमारे को बैक पेन क्यों होता है और उसको वहीं प्रिवेंट कर दें, क्योंकि ये काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है और काफ़ी हद तक ट्रीटेबल भी है. सो ये अननेसेसरी जो अभी इतना कॉमन है बैक पेन, कि एवरी नाउ एंड देन एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ बैक पेन और नेक पेन.
तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि स्टे एक्टिव, कीप मूविंग, जैसे आपने भी बोला कि मोशन इज़ द लोशन। आजकल लोग जिम जाते हैं, एग्रेसिवली ट्रेन करते हैं या और एट द एंड कहीं न कहीं वो उनके स्पाइन पे इंजरीज़ दिखाता है। तो किस तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ आर एक्चुअली बेनिफिशियल और किस तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ आर समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड? सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि जो जिम जाते हैं यंगस्टर्स और बाकी सब लोग, अभी एक अच्छा चीज़ जो इंडिया में चालू हुआ है कि पीपल आर नाउ गोइंग टू जिम एंड दे आर ट्राइंग टू बी एक्टिव, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, डाइट अच्छा फॉलो कर रहे हैं, कार्ब्स को अवॉइड कर रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा रहे हैं, और जो बाकी जो पोस्चरल चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा उनको पता चला है कि भाई अवेयरनेस तो है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी गुड initiation and a very good activity. I feel everybody should go to gym till they can. When even in old age they should go. Having said that, ये थोड़ा ट्रिकी है कि जिम में जाके करना क्या है। दो तरह की चीज़ें हैं। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर बनने का शौक नहीं है, सो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज़ दे स्टार्ट डूइंग लॉट ऑफ वेट्स एंड देन दे थिंक दैट बॉडी की बल बड़ी करनी है। वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो स्पाइन रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी कौन सी एक्सरसाइजेज आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इवन योर लोअर लिम्स जो थाइज हैं, ग्लूट्स हैं, बैक मसल्स हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस आपकी उस चीज़ को टारगेट कर रही है। क्योंकि इनवेरिएबली ये जो मसल्स होती हैं जिनको कोर मसल्स बोलते हैं, एब्डोमिनल्स, बैक मसल्स, जो कि आपके पोस्चर को इरेक्ट करती हैं, यही आपकी लॉन्गिटिविटी में फ्यूचर में आपकी स्पाइन को उतने दिनों तक स्टेबलाइज करेंगे। जो बाकी जो मसल्स होती हैं जो अपर बॉडी की होती हैं वो अच्छी बात है, उसको भी ट्रेन करना चाहिए, बट इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पहला। सेकंड ये है, आई विल सजेस्ट पीपल नॉट टू lift very heavy weights until and unless they have a very specific goal कि they are trying to fight into some competition like Mr. Olympia. My personal advice as a spine surgeon is not to go for too much weights. आपकी जितनी बॉडी वेट है आई थिंक उसका आधा, उसका 60% भी अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो यू आर इन ट्रेनिंग इन अ वेरी गुड कैपेसिटी स्पेसिफिकली। एंड वन मोर थिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, जिसको कि आजकल एक नया टर्म्स आया है VO2 मैक्स, इसमें कि आपकी जो कितनी ज़्यादा आप कार्डियो रेस्पिरेटरी फिट हो। देयर आर टू थिंग्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मसल रेजिस्टेंस and there is something called as cardiorespiratory fitness. So people should not only think about getting fit in the muscle resistance, they should also do a lot of cardiorespiratory fitness like brisk walking, jogging. तो इस तरीके से हो। हाँ, सेकंड चीज़ जी, आजकल बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि हैवी डेडलिफ्ट करने के बाद कुछ लोगों का डिस्क खिसक जाता है। तो वो बेसिकली जो अभी नया हो रहा है बिकॉज कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट जो कि हमारी भी बॉडी की कैपेसिटी होती है या हमारी भी स्पाइन की कैपेसिटी होती है, सो दोज प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग एंड अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल दे डेवलप डिस्क herniations and then they are off gym for a long period of time. Some of them also require some kind of surgeries. So that is one thing कि बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर कि अगर आप ट्रेन करते भी हो तो किसी एक सही पोस्चर में ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली इस चीज़ में सब मैं ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती है, योर बॉडी नीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, जैसे आपने बताया कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, प्लस एजिलिटी एक्सरसाइजेज जो हम बोलते हैं आजकल बहुत ट्रेंड में है, जैसे कि पिलाटेस और योगा। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी आपकी बनी रहती है, आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी भी उतनी मेंटेन रहती है, सो दैट योर पॉस्चर्स एंड योर लिगामेंट्स रिमेन इंटैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉस्चर का जो आपने बताया ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो 90% ऑफ एक्सरसाइजेज स्पेसिफिकली डिपेंड ऑन टू योर द पॉस्चर ऑफ योर बैक। तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो गेट ट्रेंड बाय द सर्टिफाइड पर्सन, गेट ट्रेंड बाय द स्पेशलिस्ट, उसके बाद आप अपने आप से एक्सरसाइजेस करिए। डोंट जस्ट रैंडमली गो एंड जस्ट बिकॉज यू कैन लिफ्ट हैवी जस्ट लिफ्ट इट। ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही।
सर अब यहीं पे बात करते हैं स्पाइन सर्जरी की। तो व्हाट आर द केसेस जहाँ पर सर्जरी मैंडेटरी होती है एंड व्हाट आर द केसेस पर सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 80 to 90% जो रेगुलरली ओपीडी में आते हैं विद बैक पेन, दे डोंट रिक्वायर सर्जरी। ओके। पहले जब किसी को बैक पेन चालू होता है तो उसको पहले हम लोग एग्जामिन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन करते हैं, और हम देखते हैं कि इस पेशेंट को कोई किसी तरह का कोई डेफिसिट तो नहीं है, कोई मोटर वीकनेस तो नहीं है। जैसे कि कोई अभी, जैसे कि आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ही बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि किसी को अगर दर्द हो रही है, चाहे गर्दन में हो या कमर में हो, उसके साथ साथ अगर उसको जो एक करंट की तरह, जो कहते हैं कॉमन टर्म्स में, करंट की तरह पैर में जा रहा हो या हाथ में आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो नस है पिंच हो रही है, दब रही है, जिसको आप कॉमन टर्म्स में सियाटिका भी बोलते हो, गर्दन में भी होता है, उसको रेडिकुलर पेन बोलते हैं। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई नस दब रही है। नहीं तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हमें कमर में दर्द हो रहा है, बटक्स में दर्द हो रहा है, या गर्दन में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, या चेस्ट में दर्द हो रहा है, इस तरह से। तो एक लोकलाइज्ड मस्कुलर पेन जैसा स्टार्ट होता है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि उसके किसी ग्रिप में वीकनेस तो नहीं है, पाँव में उसको टोज पे चला के देखते हैं या हील्स पे चला के देखते हैं, चप्पल तो नहीं फिसल रहा है, कोई मोटर वीकनेस तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग्स होती हैं। रेड फ्लैग्स मीन्स विच रिक्वायर इंटरवेंशन। उसके साथ साथ कोई, जैसा कि पहले बताया आपको कि पेरिएनल रीजन में कोई नंबनेस तो नहीं है, इसको स्टाइडल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन रेड फ्लैग्स हैं। जैसे कि पावर का लॉस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो जो कि मेडिकेशंस पे रिकवर नहीं हो रहा हो, एक लोकलाइज्ड एरिया में पेन रेडिएट हो रहा हो ऊपर से नीचे, जिसको पिंचिंग ऑफ नर्व्स कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर इवैल्यूएशन और बेस्ड ऑन द सिम्टम्स और एग्जामिनेशन उसको हम एस्केलेट करते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़, जो एक कॉमन मिथ है जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में है कि स्पाइन सर्जरी से लोगों के पैर की ताकत चली जाती है। हमने बहुत सारे पेशेंट हमारे, पैर की ताकत चली जाती है या फिर जिंदगी भर के लिए बेड रिडन हो जाएंगे। Exactly. ये दो मिथ्स बहुत कॉमन है। बहुत बड़ी मिथ है। और मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही सच नहीं है, मतलब इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। आजकल के ज़माने में इतनी सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं स्पाइन सर्जरी में, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम बहुत ही छोटे चीरे से, अराउंड 0.9 सेंटीमीटर के चीरे से भी हम एंडोस्कोप से वो डिस्क को हम निकाल सकते हैं। हैविंग सेड दैट, एंडोस्कोपिक सर्जरी एक अलग हमारी एक एडवांसमेंट है, लेकिन अगर वो मतलब ज़रूरत पड़ने पे और भी हम बहुत तरह की सर्जरीज होती हैं, जैसे माइक्रो डिसेक्टमी हो गई या ओपन डिसेक्टमी हो गई, डिपेंडिंग एंड केस टू केस, एज एंड व्हेन जैसा केस रिक्वायरमेंट होता है उस पर हम सर्जरीज करते हैं। ये एक बहुत ही सेफ सर्जरी होती है और आप यकीन मानो हम शाम में ही पेशेंट को चलाना चालू कर देते हैं। अगर किसी की डिस्क की ऑपरेशन करी है हमने तो उसको एक तरह का डे केयर सर्जरी हम मानते हैं कि उसको शाम में ही हम फिर जो है चलाना भी चालू कर देते हैं, एम्बुलेट का चालू कर देते हैं। ये भी एक मिथ है कि ऑपरेशन कराने के बाद 2 दिन हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ा मिथ होता है कि 40-45 डेज तक हमको बिस्तर से नहीं उठना पड़ेगा। वो तो बहुत बड़ा ही मिथ हो गया। लेकिन लोग 2-2 3-3 दिन तक भी जो है वो बोलते हैं कि हम बेड रेस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जो ये पहले ही बताया हमको कि पावर चली जाती है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। अगर मैं आप बताऊं तो न्यूरो सर्जरी में वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग सर्जरीज होती है ये, कि हमारे पास पेशेंट आता है कि जो कि बेड रिडन होता है, वो चल नहीं पा रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है, और जब वो पेशेंट जब चलता है वार्ड में और कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा पूरा का पूरा पेन ही चला गया, हमको बहुत खुशी होती है। लेकिन एक बात आपको और बता दूँ, उतनी ही खुशी मुझे तब होती है जब मैं ओपीडी में बैठ कर किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली उतनी ही खुशी होती है। तो ये भी सच है कि हर पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, और जो भी कैंडिडेट सर्जिकल कैंडिडेट्स हैं उनको इस बात से कभी नहीं घबराना चाहिए कि हमारा सर्जरी करा लेने से हमारी ताकत चली जाएगी, और उसको फिर वो लॉन्ग टर्म NSAIDs और मेडिकेशंस लेते रहते हैं, जिसका कि किडनी पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है, एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। सो दैट इज़ नॉट वर्थ इट
कि एक छोटे से सर्जरी से वो हो सकता है। हम्म, तो ये मिथ को आप निकाल दो। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, मुझे एक बात आपसे जाननी है हम्म, कि अ पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन स्पाइन सर्जरी, तो क्या डाइट, क्या सप्लीमेंट्स उसको लेना चाहिए जिससे कि उसकी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जल्दी हो सकती है? और सेकंड, अगर किसी को डायबिटीज़ है या उसकी कोई और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका क्या रोल रहता है या उसको किस हद तक कंट्रोल करने की आवश्यकता है और क्या मेजर्स लेना है सो दैट उसकी रिकवरी में उसको जल्दी फ़ायदा हो? तो सबसे पहली चीज़, अगर जनरल केसेस की बात करें जहाँ सर्जरी रिक्वायर्ड रहती हैं, जहाँ कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो नॉर्मल जो जनरल सर्जरी रिक्वायर्ड रहती है उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारे पास पेशेंट पहले आ जाता है तो बिफोर सर्जरी हम उसमें अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन लोडिंग कर देते हैं, ताकि ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो सके। इसे हम नॉर्मली लोडिंग कहते हैं, न्यूट्रिएंट लोडिंग। तो इसके अलावा इसमें मिनरल्स भी रहते हैं, तो ओवरऑल जो भी हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए जो अमाइनो एसिड्स चाहिए, चाहे वो ग्लूटामाइन हो, चाहे वो यहाँ पर कोलाजन हो, इस तरीके के सप्लीमेंट्स रहते हैं, या फिर कैल्शियम हो या D3 हो या वाइटामिन्स हो, ये सारी चीज़ें हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोडिंग करते हैं सफिशिएंट। उनके लोअर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, समवेयर इन बिटवीन टू हाईएस्ट लिमिट एंड लोएस्ट लिमिट, वहाँ तक एटलीस्ट ऑप्टिमम रेंज मेंटेन रहने चाहिए। तो इससे रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत फास्ट रिकवरी होती है। अगर कोई पेशेंट्स हमारे पास आफ्टर सर्जरी आते हैं तो अगेन वी फॉलो द सेम प्रोसीजर, बट जस्ट द थिंग इज़, जैसा आपने बोला कि पेन आने के पहले से ही हमको कॉशियस होना है, वैसे ही वी प्रेफर कि सर्जरी के पहले ही अगर आप ये सारी चीज़ें बॉडी में लोड करके रखें तो आपको बाद सर्जरी के बाद उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर आप सर्जरी के बाद आते हैं तब भी ग्लूटामाइन इज़ वंडरफुल फॉर हीलिंग। ग्लूटामाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो मोस्टली सर्जिकल केसेस में हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। साथ ही साथ कोलाजन है, कॉन्ड्रोइटिन है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम उनको देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि दे आर समवेयर रिलेटेड टू लिगामेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू की रिकवरी के लिए। तो दीज आर द अमाइनो एसिड्स दैट वी प्रोवाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वी स्पेसिफिकली टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। ये हो गया नॉन कोमॉर्बिडिटी वाले। अब ऐसे केसेस जहाँ पर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो सबसे पहले तो हमको सबको पता है कि डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम है जो बॉडी में साइलेंटली सारे सिम्टम्स लेकर के आती है, हमको पता नहीं चलता। जब तक पता चलता है काफ़ी लेट हो चुका होता है। मोस्टली लेटर स्टेज ऑफ डिजीज़ में हमको उसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। इन केसेस में जब सर्जरी होती है तो बॉडी की रिकवरी और हीलिंग काफ़ी स्लो हो जाती है। तो अनटिल एंड अनलेस द शुगर लेवल इज़ कंट्रोल्ड इन देम, हमको उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या क्या साथ में एडिशनल इश्यूज आ सकते हैं, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसकी जानकारी हम तक पहुंचने में अक्सर लेट होता है। इस वजह से हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको एज़ पर द रेजिम, जो हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम के साथ में, फिक्स टाइम पे मील, डिवाइडेड मील्स, प्रॉपर स्लीप, ये सब देकर के उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहे, ताकि छोटा से सिम्टम बॉडी में अगर एडिशनली आ रहा है तो उनको अवेयरनेस हो। देन डायबिटीज़ हीलिंग डिले करता है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। आपकी बॉडी में जो भी प्रोसेस चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस, उसको काफ़ी लो कर देता है, क्योंकि इंसुलिन जो कि कार्ब्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा हमारी बॉडी में, वो वहाँ पर अफेक्टेड है। तो वो एनर्जी फॉर द हीलिंग जो रिक्वायर्ड है, जो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स फॉर हीलिंग, वो डिले हो जाता है। उसके डिले होने की वजह से रिकवरी स्लो होती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सबसे पहले ऐसे केसेस में शुगर कंट्रोल हो, उसके बाद हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्पाइन की सर्जरी से आप स्ट्रक्चर को फिक्स करते हैं, डेफिनेटली। लेकिन जो ये मेटाबॉलिक और जो ये रिहैबिलिटेशन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। कि उसके बाद जो है, जो रिहैबिलिटेशन, जो फिजियोथेरेपी, जो एक्सरसाइज और जो मेटाबॉलिक जो हेल्थ होती है, जो जिस तरह से आप सप्लीमेंट्स लेते हो, प्रोटीन बढ़ाते हो, जैसा आपने कहा ग्लूटामाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ऐड Amino acid, सब्स्टिट्यूट, yes. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल
हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन कि भैया हमारा स्पाइन का सर्जरी हो गया, हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आप अपने डाइट में और जो सप्लीमेंट्स लेते हो और जो आप अर्ली फिजियोथेरेपी करते हो, अर्ली एमुलेट करते हो और अपना जो पोस्चरल को मेंटेन करते हो, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। First, back pain only affects older adults. Second, every slipped disc requires surgery. Third, complete bed rest is the best treatment for back pain. Poor posture is the only cause of back pain. Being overweight increases the risk of spine problems. Walking is one of the best exercises for most people with back pain. Cracking your knuckles or back causes arthritis. If pain is gone, you can stop all rehabilitation exercises. MRI is necessary for every episode of back pain. Sciatica always means you need surgery. A firm mattress is always best for back pain. Vitamin D deficiency can contribute to musculoskeletal pain. Strong core muscles help protect the spine. Smoking delays spine healing and recovery. Diabetes can affect nerve health and spine recovery. Neck pain can sometimes cause tingling or weakness in the arms. Heavy gym workouts are the best way to treat chronic back pain. Osteoporosis can increase the risk of spinal fractures. Early treatment often prevents worsening of spine disorders. Nutrition plays an important role in recovery after spine surgery. सर एक गिव अवे जो आज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको सबसे पहले तो एक तरह का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगा। सबको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम डे टू डे लाइफस्टाइल अमूमन जो है अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सबसे पहले स्पाइन की बेइज्जती करते हैं। मैं ये वर्ड बहुत ही बार बार यूज़ करता हूँ और मैं अपने ओपीडीज़ में भी हर पेशेंट को भी ये यूज़ करता हूँ ताकि ये माइंड में स्ट्राइक करे कि आप या हम जो भी लोग हैं, हम लोग पहले तो अपने स्पाइन को इंसल्ट करते हैं मोबाइल को देख करके। जब हम गर्दन बहुत देर तक झुका के रखते हैं या पोस्चर मेंटेन नहीं करते सही से, मोबिलिटी हम कम करके रखे, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, तो इससे हमारी स्पाइन सबसे पहले बेइज्जत होती है। फिर वो बेइज्जत होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो बगावत करती है इन द फॉर्म ऑफ बैक पेन। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी पेशेंट को बैक पेन होता है, नेक में पेन होता है, तो सबसे पहले तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है या और डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। 80-90% पेशेंट्स को किसी भी तरह की सर्जिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक ख़ास तरह के पेशेंट जिनको कि बहुत सीवियर पेन होता है और एक पेन करंट की तरह रेडिकुलर पेन जो है हाथ और पाँव में जाता है, नसों में जाता है, और उसके साथ साथ उनको वीकनेस आ जाती है चलने में, जो जिसको मोटर वीकनेस कहते हैं, या पेशाब और पैखाने में कोई एक तरह का लॉस ऑफ पावर या लॉस ऑफ सेंसेशंस हो जाता है। तो उस तरह के पेशेंट जो होते हैं फिर वो एक तरह का अर्जेंसी माना जाता है इसकी, इस पेशेंट को अर्जेंटली स्पाइन में सर्जरी की आवश्यकता है। अदर देन दैट, इवन इफ़ अ पेशेंट अंडरगोज अ स्पाइन सर्जरी, इट इज़ वेरी सेफ। बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, बहुत ही छोटे छोटे चीरे से भी अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज हो रही हैं। पब्लिक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का वहम ना पाले कि हमारे को लकवा हो जाएगा या परमानेंट बेड पे रहना पड़ेगा ही, और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बहुत एक लंबे अरसे तक एक कष्ट में ना रहे। सो दैट इज़ माई मैसेज टू एवरीबडी दैट बिफोर द स्पाइन starts having any problem, take care of your spine. Don't wait for your spine to have some kind of problem and then you fix your spine. आप पहले ही उसमें जागरूक होकर के अपने स्पाइन के रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। अब मेरा गिव अवे ये रहेगा कि अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखिए, कीप मूविंग, जैसा कि सर ने बताया, योर मोशन इज़ द लोशन फॉर योर स्पाइन। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें और कोई भी अलार्मिंग सिम्टम मिले तो डेफिनेटली विजिट योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर। Thank you so much for inviting me.